नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं राजेश राज। पहला साल मोदी सरकार। इस अंक में हमारे साथ खास मेहमान हैं देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र जी, डीडी न्यूज़ में बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका। पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी आपको मिली। प्रधानमंत्री युवाओं पर भरोसा करते रहे हैं, यंग इंडिया, स्किल इंडिया की बात करते रहे हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में आप मंत्री बने, पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी आपको मिली। प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खड़ा उतरना कितनी चुनौती? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश की गरीब जनता ने, युवाओं ने, महिलाओं ने भरोसा किया है। 30 साल के बाद किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को इतनी बड़ी विश्वास, इतनी बड़ी जनादेश मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अधिकार रहती है अपने मंत्रिपरिषद में किनको रखना। उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जवाबदेही दिया, जिम्मेवारी दिया, भरोसा किया। ये देश की जनता की भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको दिया है, उसी भरोसे को आगे बढ़ाया है। और देश की भरोसा जो माननीय प्रधानमंत्री जी पे बनी है, उसको अन्यथा होने नहीं देंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं एक साल पूरे होने पर? जो हमने तो अभी कहा है कि साल एक काम अनेक, ये तो शुरुआत ही है। जब हम लोग सरकार में आए, देश की जनता के आशीर्वाद से, एक अनिर्णयता, अविश्वास और एक अर्थनीति, देश की अर्थनीति को लकवा मार गई थी। देश की अर्थनीति पटरी से उतर गई थी और उसी में पेट्रोलियम जैसे विभाग बड़ा चर्चित हुआ करता था। देश के अंदर गैस प्राइस की एक मूल्य तय कर दिया गया था। ये विभाग सामान्य लोगों की काम पे आएगी नहीं आएगी, एक सवालिया निशान लग चुकी थी। ये विभाग यद्यपि एक अर्थनैतिक मंत्रालय है, इस विभाग की एक बड़ा वैदेशिक संपर्क है। इस विभाग एक जन वितरण प्रणाली को और जन सुविधा को ध्यान रखने वाला विभाग भी है। ये सारे में जब एक विरासत में कई सारे मुद्दे हम लोगों को मिली, इस विभाग के सामने चुनौती के नाते मिले। एक साल के अंदर अनेकों काम किया गया है। इस देश में फॉरेन एक्सचेंज की निर्भरता घटे, देश में उत्पादन बढ़े। रातों रात उत्पादन नहीं बढ़ सकती है। उसके लिए जो पूर्व शर्त है, पूर्व योजना है, डाटा गैदरिंग से लेके एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो रिफॉर्म्स चाहिए, जो सुधार की आवश्यकता है, वहीं से लेके सामान्य गरीब से गरीब आदमी को स्वच्छ ईंधन मिले, सुविधा से मिले, क्रय शक्ति के आधार पे मिले, पेट्रोल, डीजल या रसोई की गैस हो या शहरों में पीएनजी, सीएनजी हो, ये सारा विषयों में एक लॉन्ग टर्म प्लान, एक मीडियम टर्म प्लान और एक तुरंत करने लायक शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव, ये सारे दृष्टि में काम किया गया है। लेकिन मैं एक दो कामों को अगर मैं गिनवाऊँ, आपकी जो मूल प्रश्न था, जिन लोगों ने आज हम पे हमला कर रहे हैं कि ये सूट बूट की सरकार है, उन्होंने पिछले 2014 जनवरी फरवरी में इस देश में घरेलू गैस को लगभग $9 में देशी उत्पादन को निर्णय करके गए थे। मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार आई, जन आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी तरीके से उसको हमने ऐसे फॉर्मूला आज बनाया है जो 5.17 तक आ गई। ये आप बताइए कि देश में जिन लोगों ने सूट बूट की बात कहते हैं, जिन्होंने $9 दे चुका था, वो सही था या 5.17 सही है? इसलिए एक विश्वसनीय हमने खड़ा किया, विश्वसनीयता हमने खड़ा किया। दूसरी, क्या ये विभाग सामान्य लोगों की पहुंच की विषय है? ये विभाग सामान्य गरीब जनता के काम पे आने वाले विभाग है? इसको हमने पुनः स्थापित किया और पहल जैसे कार्यक्रम के माध्यम से एक नया उपक्रम हमने खड़ा किया। पिछले सरकार ने भी सीधा हस्तांतरण की, सीधा लाभार्थ हस्तांतरण की फैसला किया था, लेकिन उनको बंद करना पड़ा था। आज हम 6 महीने के अंदर 13 करोड़ ग्राहकों को अपने बैंक खाता में सीधा सीधा सब्सिडी पहुंचा रहे हैं। कोई बिचौलिया बीच में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 करोड़ फर्जी खाता था, जिसमें राजस्व आज की अगर दर में हम हिसाब करें, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे पर केजी गैस के, एलपीजी के ऊपर सब्सिडी देना पड़ता है,
10,000 करोड़ रुपया की बचत हुई है जो देश की विकास के काम पे लगेगा। इसलिए विभाग की विश्वसनीयता, इस विभाग को गरीब के पक्ष में ले आना। प्रधानमंत्री भी लगातार एलपीजी की जो सब्सिडी है वो संपन्न तबकों से छोड़ने की बात कर रहे हैं, और आपने अभी कहा कि हमने गरीबों तक जो है वो सब्सिडी का लाभ जो है वो पहुंचाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री लगातार कृत संकल्पित हैं कि ये गरीबों की सरकार है और गरीबों तक लाभ इसका पहुंचे। तो क्या लगता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय जो है वो प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने की दिशा में गरीबों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है? देखिए, हमने स्वच्छ ईंधन की कल्पना किया है इस देश की। अभी अगर हम तथ्य को देखें कि 60% लोगों तक एलपीजी पहुंचा है और 40% तक नहीं पहुंचा है। पीएनजी पहुंचाना है, एलपीजी की दायरा बढ़ाना है, विशेष करके पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, पूर्ववर्ती राज्य आसाम से लेके बाकी राज्य, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारा राज्य में आज जो राष्ट्रीय औसत है, राष्ट्रीय औसत अगर 60 है, कई कई राज्य में 80-90% तक पहुंचा है। पश्चिम की हिस्से में, पूर्वी हिस्सा आज पीछे है। पहला काम हमारी विभाग की है कि ये सारे आबादी को राष्ट्रीय औसत तक ले आना, 60% से ज़्यादा ले आना, जिसमें गरीब से गरीब महिला को उनके घर में रियायत दर में हम एलपीजी पहुंचाएं, जिसके कारण उसकी स्वास्थ्य में फर्क आए, धुएं से वो मुक्त रहे, और एक स्वच्छ ईंधन की जवाबदेही सरकार की होती है, वो हम पहुंचाने वाले हैं। आपने तेल के मामले में उत्पादन का जिक्र किया। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अगर बात करें तो हिंदुस्तान जो है, क्या लगता है कि तेल के जो खजाने हैं, जो समुद्री इलाके हैं, अब तक तेल खजाने को ढूंढने में और आत्मनिर्भरता की दिशा में अब तक आपके मंत्रालय ने क्या क्या काम किए हैं? हमारे वहाँ तेल कितने हैं, कहाँ हैं, किस प्रकार की रिसोर्स है, इसके बारे में जो सेस्मिक डाटा के माध्यम से डाटा को इकट्ठा करना, उसको नए सिरे से हम लोगों ने काम शुरू किया है। जो तथ्य, जो डाटा, जो आंकड़े हैं बहुत पुराने दिनों के हैं, उसको एक बार नए सिरे से आधुनिक तकनीकी के माध्यम से, न्यू टेक्नोलॉजी 4D तक सोच के हमने उसकी डाटा गैदरिंग की प्रक्रिया शुरू किया है। जो एग्जिस्टिंग फील्ड है, जो छोटे फील्ड है, जो जॉइंट वेंचर में चलने वाले फील्ड है, उसमें से दिक्कत कहाँ कहाँ आ रही है, क्या क्या अभ्यास रही है, क्या क्या प्रैक्टिसेस रही है, उसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या लाया जा सकता है। ऐसे हमने आने के बाद 9 पॉइंट के एक सुधार हमने लाया, जिसके कारण निवेश को बढ़ने में, गति देने में बड़ा मदद हो रही है। उसके अलावा गैस प्राइसिंग में एक स्पष्टता ले आके, डीजल को हम बाजार के साथ जोड़ के इस क्षेत्र में नई निवेश की हमने द्वार खोला है, नई निवेश की हमने पहल किया है। हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को एक लक्ष्य दिया है कि आने वाले 2022 तक देश जब आज़ादी के 75 साल पूरा कर रही होगी, तब तक अपनी जो आवश्यकताएं हैं, अपनी जो निजी सेक्टर के लिए घरेलू आवश्यकताएं, उसी की लगभग 10% आज इंपोर्ट घटाए, आज से 10% इंपोर्ट घटाए, ये एक लक्ष्य रखा है। इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लोरेशन, ज़्यादा प्रोडक्शन, कंजर्वेशन को साथ में लेते हुए नया रिसोर्स को ढूंढना, सीबीएम देश में निकालना, कोयला से, हमारे देश में अपार कोयला है, कोयला से गैस निकालना, कोयला से पेट्रोल डीजल की प्रोडक्ट निकालना, शहरी क्षेत्रों में जो वेस्ट है, अर्बन वेस्ट है, उसी में से डीजल पेट्रोल की विकल्प निकालना, गैस की विकल्प निकालना, ये सारा विषय में हमारे देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज़ हैं, लैबोरेटरीज़ हैं, सीएसआईआर की, ये सारे को मिलके हम विश्व स्तर की टेक्नोलॉजी को भारत में ले आने की सारे प्रारंभिक काम हमने शुरू किया है। ऊर्जा में हम एक बड़ा बाजार रहेंगे। हमारी देश की प्रगति की पहला एक शर्त है ऊर्जा उपलब्धता, ऊर्जा पहुंच के अंदर मिले, पर्याप्त मात्रा में मिले, और स्वाभाविक देश के अंदर ज़्यादा हो पाए। और हमें लगता है कि हमको इस सारा विषय पे जो हमने शुरुआत किया है, इसकी कारगर इम्पैक्ट आएगी। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में क्या अब तक क्या प्रगति हुई है, क्या क्या काम आपने किए हैं? ये जितने सारे काम मैंने गिनाए, ये मूलतः एनर्जी सिक्योरिटी की, ऊर्जा स्वतंत्रता सुरक्षा की अब सब पहला कदम है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस प्रकार की स्थिति बनी है, उसमें से देश दुनिया की व्यवसाय अभी खुल रहा है। कई देशों ने अपने जो कंजर्वेटिव अप्रोच था
उसको खुला शुरू किया, खोलना शुरू किया, जिसको हमने अपने देश में 20-25 साल पहले ही सोचा था। अभी लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, रशिया जैसे देश और खाड़ी के देशों में हम सिर्फ लेन देन की तक अपना भूमिका सीमित नहीं रख रहे हैं। हम एक खरीदार और एक बेचने वाले बायर सेलर के रिलेशन से हम धीरे धीरे उसको एक एनर्जी फ्रेंडशिप की तक एक हमारी ऊर्जा में उन लोगों के साथ मिलके भी कुछ व्यवसाय बढ़ाए, कुछ एसेट ले। अभी भी भारत की लगभग सरकारी कंपनियों के माध्यम से 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश है। इसको और कैसे बढ़ाएं? हमारे संबंधों को, कूटनीतिक संबंधों को देश की ध्यान में रखते हुए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्तर में कई देशों में उसकी पहल शुरू किया है। रशिया की राष्ट्रपति आए थे, उनसे हम लोगों की बातचीत हो रही है। हम लोग परिवर्तित जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखे हुए, उनमें से भारत की हित में जो हमको एसेट मिलेगा, सस्ते दर में मिलेगा, दीर्घस्थायी मिलेगा, उसको हम लेने वाले हैं। अब हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से यह जानने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में जो उछाल आते हैं या उसमें जो गिरावट आती है उसके इम्पैक्ट कितने होते हैं भारत में, और कुछ सियासत की भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ खास मेहमान हैं देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र जी, आप शायद देश के पहले पेट्रोलियम मंत्री हैं जो मुंबई हाई गए, जो समुद्र के कई हजार फीट नीचे है। कैसा रहा वहाँ अनुभव? मुंबई हाई जिसको कहते हैं, लगभग समुद्र किनारे से 150 से 200 किलोमीटर अंदर उस इलाका में मैंने गया था और वहाँ मैंने रिग कैसे काम करता है उसको देखा, कैसे हमारे फ्लोटिंग वेसल्स प्रोसेसिंग प्लांट चलाते हैं उसको भी देखा, एक तो लोकार्पण भी किया और एक रात गुजारा मैंने वहाँ की जो काम करने वाले हमारे इंजीनियर्स है, हमारे बाकी वर्कमैन हैं, उनके साथ एक रात मैंने बिताया एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सुखद और अनोखा अनुभव था। किस परिस्थिति में, किस कठिन परिस्थिति में उन्होंने देश की ऊर्जा, स्वतंत्रता ऊर्जा को ठीक से पहुँचे हम लोगों के पास। दिल्ली में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के बहुत बात किया जा सकता है, बहुत चर्चा आप और हम टीवी में कर सकते हैं, लेकिन 150-200 किलोमीटर अंदर समुद्र में काम करना और क्या क्या परिस्थिति में काम करना उसको समझना अलग बात है। मेरे को बहुत प्रेरणा मिला, मैं बहुत सीख के आया हूँ। और वहाँ जो मुंबई हाई में जो हमारी देश की एक प्रमुख ऑयल फील्ड है, उसमें इन दिनों में हमारे इंजीनियर्स ने कई सारे देशी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ा अच्छा काम किया है और ये आने वाले दिनों में भी हमको हमारी देश की एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा एक उपक्रम के नाते काम करेगा। पाकिस्तान वाया ईरान और इंडिया पाइपलाइन की चर्चा जो है वो जोरों पर है। अब तक कितनी प्रगति हो पाई है इस दिशा में? देखिए, 2 पाइपलाइन के बारे में देश में बहुत चर्चा होती है पश्चिम की ओर, एक तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये एक तापी के नाम पे परिचित है। पिछले 20 साल से इस बारे में चर्चा हो रही है। कई प्रकार की प्रगति और रुकावट उसमें है। जिस प्रकार के आप जानते हैं जियोपॉलिटिक्स की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनेगी उस हिसाब से उसकी सफलता के बारे में हाथ लगेगी, लेकिन मैं आशावादी हूँ। मैं बीच में पाकिस्तान भी गया था, बीच में तुर्कमेनिस्तान भी जाके आया और एक प्रकार से चारों देशों में एक सहमति बनी है कि इसको करना है। आगे देखेंगे उसकी क्या क्या कैसे तरीका हो सकता है, चुनौतियां तो है ही। इधर आपने एक बात किया कि ईरान से भारत तक एक समुद्र के अंदर बिना पाकिस्तान जाते हुए एक रास्ता हो सकता है पाकिस्तान होके। एक कल्पना यह भी है कि समुद्र के अंदर एक पाइपलाइन डल जाए, विश्व के साथ सबसे बड़ा पाइपलाइन भी वो समुद्र के अंदर हो। उसमें भी कई प्रकार की चुनौतियां हैं। अगर ईरान के अंदर थोड़ा परिस्थिति सुधरती है, कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शन रिजर्वेशन के अंदर भी ईरान की व्यवसाय गुजर रहा है, उसके बावजूद हमारी ऑयल सेक्टर के उनके साथ रिश्ता है। लेकिन दोनों प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म की दृष्टि से में तापी हो या ईरान की सेज पाइपलाइन हो, दोनों भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए, ऊर्जा सिक्योरिटी के लिए बहुत कारगर उपक्रम है उसकी। लेकिन बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक निर्णय है। भारत उसमें एक सकारात्मक गति के साथ काम कर रहा है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में उसकी कुछ सकारात्मक संभावनाएं दिखेगी, भारत उसको उस मौके की फायदा लेने वाला है।
कहा जाता है कि तेल की जो कीमतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें होती हैं और जो गिरावट है या उसका जो निर्धारण है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में ही होता है। जब पिछली सरकार थी यूपीए 2 की, आप विपक्ष में थे, लगातार ये सवाल उठते थे कि तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं और विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर ये आरोप लगाते थे कि सरकार जो है वो कीमतें बढ़ा रही हैं। एनडीए की सरकार बनी, लगातार तेल की कीमतों में गिरावट आई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार खुद क्रेडिट ले रही है जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका निर्धारण होता है। हमने कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं किया, हमने वस्तुस्थिति देश के सामने रखा है और कुछ निर्णय किया, इसकी फायदा ग्राहकों को मिली है। हमने 10 से ज़्यादा बार घटाया, 2-4 बार हमको बढ़ाना भी पड़ा है, लेकिन औसत अगर 1 साल के हिसाब जब हम आए थे उस दिन जो दर था और आज की जो दर है उसमें से दोनों पेट्रोल और डीजल में 4-5 रुपया की फर्क है, सस्ता है। एक आरोप बार बार आती है कि जिस मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दाम घटी है उस मात्रा में पेट्रोल और डीजल की दाम नहीं घटी है। ये एक गाणितिक विषय है। कुछ पैसा हम और भी ग्राहकों को दे सकते थे, ये सही बात है, मेरे को उसको अस्वीकार करने में कोई दुविधा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की दिवालिया अर्थनीति हमको मिला था, खाली तिजोरी मिला था, सारे लूट के बावजूद क्या इस देश में हम अगर कुछ पैसा बचा के सरकार की तिजोरी में रखे जिसमें इस देश के गरीबों के लिए पीने की पानी, स्वास्थ्य की सेवा, शिक्षा की व्यवस्था, ये सारे ग्रामीण सड़कें और बड़े बड़े राजमार्ग बनाने के लिए अगर हमने कुछ पैसा रखा, कोई गुनाह तो नहीं किया। जनमंगल राज्य में, कल्याणकारी राज्य में सरकार को गरीबों की इस प्रकार के हितों को भी ध्यान देना पड़ता है। और बाकी रहा उसके गणितिक भ्रम जो मेरे विरोधी मित्र उसको फैला रहे हैं, एक विषय को समझना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दाम घटने से 3 विषय में कोई फर्क नहीं आता है। रिफाइनरी कॉस्ट जो था वही रहता है, जो राज्य और केंद्र की टैक्स है उसमें कोई बहुत बड़ी कटौती नहीं होती है। हमने तो कहा कि हमने पहले हमारे हिस्से में जो लाभ आया निर्णय में, हमने पहले तो ग्राहकों को दिया, कंपनियों ने हमारे ग्राहकों को दिया, फिर कुछ पैसा सरकार की तिजोरी में रखा। राज्यों में किस प्रकार की कितने मात्रा में टैक्स लगेगी वो राज्य की अर्थनीति के ऊपर निर्भर करता है। कुछ राज्यों ने कम टैक्स रखा है, बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ राज्यों ने ज़्यादा टैक्स रखा है, लेकिन ये संघीय ढांचा में हम जबरन लाद नहीं सकते हैं। हमने तो बड़ा मेहनत करके मुश्किल से सबको समझाने का कोशिश किया है कि इसको जीएसटी में ले आए, एक प्रकार के टैक्स रिजिम रहे, एक कम से कम एक बैंडविड्थ रहे, तब राज्यों में बहुत टैक्स के अंतर नहीं होगा, एक बाजार में एक नियंत्रित मूल्य आएगा, एक प्रकार के मूल्य आएगा। इसलिए राजनीति करने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन हमारी 1 साल की जो समीक्षा है, आज महंगाई बांधी हुई है, मुद्रास्फीति नकारात्मक दिशा में है और हमने ग्राहकों को नेट फायदा पहुंचाया, ये एक उपलब्धि मैं मानता हूं। डीजल की जो कीमतें हैं या डीजल किसानों तक पहुंचे, उस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई? किसानों को राहत मिले, सरकार जब किसान दिक्कत में रहते हैं, कृषि विभाग की ओर से एक डीजल रिलीफ डीजल सब्सिडी दिया जाता है, जब जब आवश्यकताएं पड़ती हैं उसको दिया जाता है। बाकी एक प्रोडक्ट के नाते डीजल पेट्रोल को तो कोई अलग नहीं बनते, एक ही रिफाइनरी में डीजल भी बनती है, पेट्रोल भी बनती है, केरोसिन भी बनती है, एलपीजी भी बनती है, विमान के लिए फ्यूल भी बनती है। इसलिए अलग तो डीजल कोई सस्ते में बन जाएगा और महंगे में बनता है ऐसा तो विषय नहीं है, टेक्निकली कहा नहीं, सोचा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, एक विषय आपने बढ़िया विषय उठाया, क्या जिस दर पे हम डीजल देते हैं, क्या जो बड़े संपन्न लोग एसयूवी चलाते वो जिस रेट पे डीजल खरीदे, देश के किसान उस रेट पे डीजल खरीदे? ये एक वितर्क के विषय, आपने अच्छी बात को उठाई, देश चर्चा करे उस विषय पे। क्या किसानों को उसकी क्रय शक्ति के हिसाब से डीजल ना मिले? क्या जो संपन्न लोग हैं, जो ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, जो क्रय शक्ति जिनकी ज़्यादा है, वो भी किसान की दर पे डीजल खरीदे? ये एक वितर्क हो देश में, धीरे धीरे देश की मन भी बन जाएगी। केरोसिन जो है उस पर सब्सिडी जारी है, एलपीजी की सब्सिडी छोड़ने की बात पेट्रोलियम मंत्री भी करते हैं, प्रधानमंत्री भी करते हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में केरोसिन जो है उसको भी बाजार के हवाले किया जाएगा या सब्सिडी जो है वो जारी रहेगी? हम एलपीजी में सब्सिडी दे रहे हैं, छोड़ने के लिए जबरन नहीं कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। बाकी रहा केरोसिन के बारे में, हम आज भी केरोसिन में सब्सिडी देने वाले हैं।
कोई एक भी गरीब नहीं रहेगा जिसको एक बूंद भी केरोसिन जाएगा तो सब्सिडी के साथ जाएगा। लेकिन सब्सिडी केरोसिन की वितरण प्रक्रिया राज्यों के पास है, हमारी पास नहीं। एलपीजी की वितरण प्रक्रिया भारत सरकार की पीएसयू कंपनियों के हाथ में था। केरोसिन की वितरण प्रक्रिया संबंधित राज्य में है। हम राज्यों से बात कर रहे हैं, क्या गरीबों को केरोसिन मिले, ये एक लिस्ट नहीं हो जानी चाहिए? उनकी अलग से कोई सूची नहीं बन जानी चाहिए? आज की अगर मैं हिसाब बचाऊं राजेश जी, देश में हम जो केरोसिन अलॉटमेंट करते हैं और आप और मेरे नाम पे भी 4-4 लीटर केरोसिन है, क्या आपको लेना चाहिए? क्या मेरे को लेनी चाहिए? ना हम लेने वाले ले रहे हैं, आप और मेरे हिस्सा की केरोसिन तो बाजार में जा रहा है ना, क्या उस पर भी सरकार की सब्सिडी जानी चाहिए? ये कभी भी तर्क के विषय आने वाले दिनों में हम कई राज्यों से बातचीत कर रहे हैं, क्या केरोसिन को भी हम एलपीजी जैसे उनकी उस सब्सिडी को सीधा गरीबों तक पहुंचा दें, जिनको जो ज़रूरतमंद लोग हैं। लेकिन उसको राज्यों को भरोसे पे लेना पड़ेगा, राज्यों में उसमें उसको भागीदारी बनाना पड़ेगा। अगर जो कुछ बचेगा उसमें से राज्यों की बजट में हम कुछ हिस्सेदारी कर सकते हैं क्या, इसके बारे में स्पष्टता के साथ हम आगे बढ़ें, इसकी योजना हम बना रहे। कई राज्यों उसमें एक सकारात्मक भूमिका निभाने की मन बना लिए हैं। हम जल्द ही इसी साल एक पायलट प्रोजेक्ट के नाते कुछ जिलों में भी हम केरोसिन को डायरेक्ट सब्सिडी को डायरेक्ट ग्राहकों को पहुंचाने के लिए, और उसकी विकल्प में जो चीज़ें, कहीं सोलार की लाइट की व्यवस्था है, कहीं सोलार कुकर की व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। बहुत संक्षेप में अगर बात करें तो 4 साल अभी बाकी हैं, कार्यकाल पूरे 5 साल का है। पूरे पेट्रोलियम मंत्रालय का पूरा रोड मैप खाका क्या है? देखो, उसको अभी ऊर्जा समागम में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उसमें उन्होंने स्पष्टता दे दिया है कि इस विभाग की बहुत बड़ा भूमिका है देश की अर्थनीति को आगे ले जाने में, और बोझ भी बनने का बहुत बड़ा चुनौती भी है। हम बोझ ना बने, इस देश की अर्थनीति को आगे ले जाए। इस देश विभाग में हम लोग लगभग 70-80 हज़ार करोड़ रुपया सालाना विकास के कामों में खर्चा करते हैं। उसको अगर हम मेक इन इंडिया के साथ जोड़ दें, देश की रोजगार बढ़ाने में भी हमारी भूमिका रहेगी। देश में उत्पादन हम बढ़ाएं, देश की आत्मनिर्भरता हम बढ़ाएं, देश के अंदर व्यवसाय अच्छा करके सहूलियत तरीके से सस्ते दामों में, अफोर्डेबल प्राइस में गरीबों तक हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पहुंचा दें, और जो बाजार भाव में दे सकते हो बाजार भाव में दे। इस समझदारी को बढ़ाना पेट्रोलियम विभाग की सबसे बड़ा चुनौती है। उसके साथ साथ ये ईंधन, ये ऊर्जा निरंतर नहीं है, ये सब नैसर्गिक संपत्ति है, इसकी ये हमारी है या भविष्य की है, इस जागृति को भी साथ साथ लाना पड़ेगा। कंजर्वेशन की कैंपेनिंग को भी साथ साथ लाना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरे ही ऊर्जा नहीं है, मेरे कार्यकाल की नहीं है। आत्मनिर्भरता के नाम पे सिर्फ आज ही हम सब खर्चा कर दें और भविष्य को कोरा कर दें, छोड़ दें, ये भी बुद्धिमानी नहीं होगा। ये एक सामग्रिक चीज है। ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए, ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए हम एक, मैंने कहा ना शुरू में कि एक लॉन्ग टर्म विजन पेपर भी हम लोग लेके काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने ऊर्जा संगम में उसको सही तरीके से कहा था कि हमारी देश की कंपनी पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर, ये विश्व स्तर में ऊर्जा सेक्टर में, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन सेक्टर में बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका निभाए, जिसमें हमारी देश की बाजार के साथ लिंक्ड होगा, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटे, जिसमें हमारे देश की अर्थनीति में लाभ मिलेगा। ऐसे सारे चुनौतियों को लेकर, ऐसे सारे लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, आप बिहार के प्रभारी रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को ताबड़तोड़ वहाँ सफलता मिली। आने वाले दिनों में बिहार के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव को लेकर सीरियस है। बेंगलोर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डिस्कस भी किया है। कितनी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को, जबकि आपके खिलाफ जनता परिवार चुनाव मैदान में होंगे? वो सच में है क्या? उनके वहाँ तो रोज़ खबरें आ रही है उनके घर की स्वास्थ्य के लिए, उनको मुबारक, लेकिन उनके घर में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रोज़ खबरें आ रही है। वो उनके घर की बात छोड़ते, जनता परिवार वगैरह कोई एक काल्पनिक विषय है। मूल विषय मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते बिहार में भी मेरे को काम करने का सौभाग्य मिला। बिहार की जनमानस को थोड़ा बहुत पढ़ने का विनम्र प्रचेष्टा मैंने किया। बिहार देश को राजनीतिक दिशा दिखाती है। बिहार अभी भी आज़ादी के बाद ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें एक उस समय की सामाजिक स्थिति को देखते हुए एक पॉजिटिव और परिवर्तन वाले राजनीतिक फैसला नहीं किया है। आज बिहार बढ़ना चाहता है, बिहार पुराने जंजीरों से खुद को मुक्त करना चाहता है। बिहार के पास अपार शक्ति है, बिहार के नौजवानों में
बिहार की उपजाऊ भूमि में और बिहार की माहौल में एक अलग उन्मादना है। उन्मादना बढ़ने के लिए, उन्मादना शिखर तक पहुंचने के लिए, उत्साह एक नई बिहार बनाने के लिए बिहार की जनता पिछले दिनों से मन बनाए हैं इस देश में नया। आपको लगता नहीं कि इस बार की जो मोदी जी की प्रधानमंत्री बनी ये बिहार के कारण सफल हो पाई, यूपी के कारण सफल हो पाई? इसलिए मैंने पहले कहा गंगा किनारा देश की राजनीति को तय करता है, वो तय कर चुका है। देश आगे बढ़ने वाला है, देश और ऊंचाई तक जाने वाला है और मोदी जी को भरोसा करते हुए जाने वाला है। इसलिए आने वाले बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनना तय है। चलिए, बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बातचीत के लिए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भरोसा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मंत्रालय देश में मील का पत्थर साबित होगा और बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ताबड़तोड़ सफलता मिलेगी, जैसी सफलता पहले मिल चुकी है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।